नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री का पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद की आज शाम अलग अलग बैठक। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का और अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी और अन्य तकनीकी संस्थाओं के निदेशकों के साथ बातचीत की। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की चौथी मासिक किस्त के रूप में 9,871 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। परिसीमन आयोग का 2 दिन का जम्मू डिवीजन का दौरा आज से शुरू। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 45,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप फुटबॉल के फाइनल मैच में रविवार को इंग्लैंड का मुकाबला इटली से होगा। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम एश्ले बार्टी का मुकाबला एंजेलिका कर्बर से, जबकि दूसरी वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका का सामना 8वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कल हुए विस्तार के बाद नवनियुक्त कई मंत्रियों ने आज अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल एक समारोह में काबीना स्तर के 15 और 28 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अनुराग ठाकुर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के साथ ही वे देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। मनसुख मांडविया ने भी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्री मांडविया को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का पदभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि वे रेलवे का कायाकल्प करने के लिए काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रमुख हिस्सा है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। रेल मंत्रालय में नवनियुक्त राज्य मंत्री दर्शन विक्रम जरदोश और राव साहेब दानवे ने भी
आज रेल भवन जाकर पदभार ग्रहण किया। जी किशन रेड्डी ने आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री का पदभार संभाल लिया है। श्री रेड्डी को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। मोदी जी भारत के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो उसमें विदेश नीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि भारत का जो सही प्रोजेक्शन है वो दुनिया के आगे हो सके। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना ही उनका प्रमुख दायित्व होगा। As we transition towards a $5 trillion economy, as I said, energy availability and consumption will be of paramount importance. Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas, and in line with Pradhan Mantri ji's vision of an Atmanirbhar Bharat. We will also work towards development of a natural gas-based economy in the country and increase the share of natural gas in the primary energy mix of the country to 15% by 2030. रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्री का पदभार संभाल लिया है। राजीव चंद्रशेखर ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, Digital India and Skill India are two tremendously important pillars that will shape the future of our country, shape the future prospects of the youth of our country to be able to realize the vision of Prime Minister Narendra Modi ji of creating an Atmanirbhar Bharat that is prosperous and that creates opportunity for every young Indian in every part of this country. कई अन्य मंत्रियों ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए राजकुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरेंगे। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्री का पदभार ग्रहण किया, जबकि पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। भूपेंद्र यादव ने भी श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, जबकि राजीव चंद्रशेखर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला। किरेन रिजिजू ने आज कानून और न्याय मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक हिस्सा है। It is definitely a huge challenge for me and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country. Everything can be handled with proper guidance, proper understanding of the subject and application of right mind. Prime Minister's vision of making an Atmanirbhar Bharat also requires a robust legal system in our country. We will always try to be transparent and we will always try to be approachable. अनुप्रिया सिंह पटेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर कहा, अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना ही उनका मुख्य दायित्व होगा। कैबिनेट में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिली है और पार्टी का एक जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो दिख रहा है और ये हम सबका सामूहिक ये प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी सोच है, उनकी सोच को धरातल पर जमीन पे उतारना। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी आज भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, ये हम सबका दायित्व है कि उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, उसके लिए काम करना। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय का दौरा किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बंदरगाह जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी पार्टी कार्यालय का दौरा कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी पार्टी कार्यालय का दौरा किया और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के एक दिन बाद आज मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अलग अलग बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 5 बजे और मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 7 बजे होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कल के मंत्रिमंडल विस्तार में 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया। 7 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में गुजरात से 3 सांसदों को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गुजरात के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। श्री रूपाणी ने मनसुख मांडविया और परषोत्तम रूपाला को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र के वित्तीय सहयोग से चल रहे तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ संवाद किया। बैठक में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। एक ट्वीट संदेश में श्री प्रधान ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से मंत्रालय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप रोजगार परक बनाने के साथ साथ अधिक समावेशी, समग्र, बहुविषयक बनाने के लिए नए मानक स्थापित करने का काम जारी रखेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश को एक समान ज्ञान वाले समाज की ओर ले जाने में छात्रों और युवाओं को मुख्य हितधारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के निदेशकों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की है। इस किस्त में 9,871 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पात्र राज्यों को मिलेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय राज्यों को कुल 39,484 करोड़ रुपए की राशि जारी कर चुका है। परिसीमन आयोग कश्मीर घाटी में पहले चरण की यात्रा पूरी करने के बाद आज से जम्मू डिवीजन का दौरा कर रहा है। 2 दिन के दौरे के दौरान आयोग के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आयोग की टीम आज दोपहर में किश्तवाड़ के लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए एक व्यापक भविष्य की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर में कल सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता और लुभावने परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कल एक दिन में 33,81,000 का टीकाकरण किया गया। देश में स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2,98,00,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,892 नए मरीजों की पुष्टि हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% के साथ 2.37% रह गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री का पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की आज शाम अलग अलग बैठक। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का और अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी और अन्य तकनीकी निदेशकों के साथ बातचीत की। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को पोस्ट डेवोल्यूशन राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की चौथी मासिक किस्त के रूप में 9,871 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। परिसीमन आयोग का 2 दिन का जम्मू डिवीजन का दौरा आज से शुरू। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 45,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। यूरो कप फुटबॉल में वेम्बले स्टेडियम में फाइनल मैच में इंग्लैंड का मुकाबला इटली से होगा और विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में एश्ले बार्टी का मुकाबला एंजेलिका कर्बर से, जबकि दूसरी वरीयता प्राप्त एरिना संबालिका का सामना 8वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। वित्त मंत्रालय ने केयर्न्स एनर्जी द्वारा पेरिस में भारत सरकार की संपत्ति जब्त करने की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसे फ्रांस की किसी भी अदालत से कोई नोटिस या आदेश नहीं मिला है। सरकार तथ्यों का पता लगा रही है और जब भी ऐसा कोई आदेश मिलेगा तो भारत के हितों की रक्षा के लिए वकीलों से सलाह मशवरा करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। 87 वर्षीय वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट में कहा कि श्री वीरभद्र सिंह का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है।
यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अतिरिक्त समय में डेनमार्क को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब रविवार को वेम्बले में फाइनल मैच में उसका मुकाबला इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंची है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी का मुकाबला जर्मनी के एंजेलिका कर्बर से, जबकि बेलारूस की एरिना सबालेंका का सामना चेकोस्लोवाकिया की कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच, मैटेओ बेरेटिनी, डेनिस शापोवालोव और ह्यूबर्ट हरकाज सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में अब 16 दिन ही बचे हैं। आकाशवाणी से ओलंपिक श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के 15वें नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत के बारे में बात करेंगे। उन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। साई प्रणीत का जन्म 10 अगस्त 1992 को आंध्र प्रदेश के पलाकुल्लू में हुआ था। 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। इससे पहले प्रकाश पादुकोण ने 1984 में पदक हासिल किया था। प्रणीत ने तैराकी, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में हाथ आजमाने के बाद उन्हें अपने एक रिश्तेदार पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन से प्रेरणा मिली और उन्होंने बैडमिंटन को अपना करियर बना लिया। प्रणीत 2008 में गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले कुछ प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल थे। मात्र 2 वर्ष के प्रशिक्षण में उन्होंने 18 वर्ष की आयु में मैक्सिको में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व स्तर पर अपनी मौजूदगी व्यक्त की। 2013 में इंडोनेशिया ओपन में उन्होंने 3 बार के चैंपियन तौफिक हिदायत को हराकर बैडमिंटन में बड़ा उलटफेर किया। 3 वर्ष बाद उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट में 3 बार के ओलंपिक रजत पदक विजेता ली चेंग वई को हराया। दक्षिण एशिया खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। प्रणीत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सिंगापुर ओपन में BWF सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम किया। श्रीराम शर्मा, खेल डेस्क, आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के हर कोने से श्रोता भाग ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने सवालों के जवाब भेजे हैं। रांची के आशुतोष गौरव ने मंगलवार को पूछे गए सवाल का सही जवाब भेजा है। वे मंगलवार क्विज के विजेता बन गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आशुतोष ने ओलंपिक क्विज जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए शाम 7:20 पर प्रसारित होने वाला स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम सुनें। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है अमृत महोत्सव को। देश इस वर्ष आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपने अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय द्वारा 15 से 29 जनवरी 2022 तक आयोजित अमृत महोत्सव में भाग लेने के लिए एनसीसी के देश विदेश के लगभग 300 कैडेटों को आमंत्रित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय अगले वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में स्थानीय कैडेटों के साथ साथ विदेशी कैडेटों को भी शामिल करेगा। शिविर में भाग लेने आए कैडेटों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी प्रस्तावित है। इन कैडेट्स को योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय गतिविधियों से भी अवगत कराया जाएगा।
एनसीसी युवाओं का संगठन है और देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के युवा आगे आएं और उन शहीदों की कहानियां लिखें जिन्हें इतिहास के पन्नों में अब तक जगह नहीं मिल पाई है। मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें। अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखें। अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमित्त एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले राइटर्स तैयार होंगे जिनका भारतीय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्ययन होगा। हमें ऐसी उभरती प्रतिभाओं की पूरी मदद करनी है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक अवसर पर आइए हम शपथ लें कि हमारे हर कार्य में राष्ट्र का हित सर्वोपरि होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम काफी गर्म है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, शाम तक बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेह में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ईटानगर में हल्की वर्षा होने के साथ आमतौर से बादल छाए रहेंगे, तापमान 23 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। कोहिमा में भी बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इम्फाल में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होने की आशंका है। आइजोल में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने का अनुमान है। अगरतला में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शिलांग में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गंगटोक में बादल छाए रहेंगे, 1-2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहेंगे, 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में तरल अपशिष्ट के निपटान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक में हावेरी जिला पंचायत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रानीबेन्नूर तालुक के कोडिहाल गांव ने एक तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री का पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की आज शाम अलग अलग बैठक। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का और अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी और अन्य तकनीकी संस्थाओं के निदेशकों के साथ बातचीत की। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की चौथी मासिक किस्त के रूप में 9,871 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। परिसीमन आयोग का 2 दिन का जम्मू डिवीजन का दौरा आज से शुरू। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 45,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। यूरोकप फुटबॉल के फाइनल मैच में रविवार को वेम्बले स्टेडियम में इंग्लैंड का मुकाबला इटली से होगा। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में एश्ले बार्टी का मुकाबला एंजेलिका कर्बर से, जबकि दूसरी वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका का सामना 8वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।